गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम कराएंगे आपको नेफ्रॉन के बारे में बताएंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो नेफ्रॉन आप जानते हो क्या होता है? नेफ्रॉन्स किडनी के मेन फंक्शनल यूनिट होती हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या होता है? फिल्टरिंग यूनिट्स या मेन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, जहां पर जिसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन यानी ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, खासकर नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको हम यूरिया बोलते हैं, वो वहाँ पर क्या होता है? फिल्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, फिर उसकी फंक्शनिंग स्टडी करेंगे। तो नेफ्रॉन आप जानते हो किस प्रकार होता है? नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये। एक मैंने आपको जनरल सा स्ट्रक्चर बता दिया बच्चों नेफ्रॉन का, लाइक दिस। ओके, दिस इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर। ये जो लाइनिंग मैंने खींची है ये वाकई में सेल से बनी है। यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू होता है मोस्टली क्यूबोइडल, और सिंगल लेयर सेल है ये, लाइनिंग नहीं बल्कि सिंगल लेयर एपिथेलियम टिश्यू है ये। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, इसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल्स। द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स, एक क्वाइल ट्यूबुल है, इसको पीसीटी बोलते हैं। उसके बाद एक यू आकार का आपको दिखाई देगा आपको, जिसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले। उसके बाद एक फिर नेक्स्ट कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल है जिसको हम क्या बोलते हैं? डीसीटी। और ये जो है जिसमें काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स इंटर करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में काफ़ी सारे नेफ्रॉन इंटर करते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट से जो वेस्ट है सारा कहाँ चला जाता है? किडनी के अंदर रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर में जाता रहता है। अब ये सारे पार्ट हमने स्टडी करे। अब एक फंक्शन, अब ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है काम कैसे करता है हम ये करेंगे। तो काम कैसे करता है इसको स्टडी करते हैं हम। देखिए आपको मालूम है ये एक रीनल आर्टरी है जो कि एरोटा से निकली है, और ये इसकी ब्रांच है जिसको हम क्या बोलते हैं? रीनल आर्ट्रियोल, या इसको हम बोलते हैं एफरेंट। जो इंटर करती है उसको एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, यानी आर्टरी की ब्रांच आर्ट्रियोल। ये रीनल आर्टरी है जो किडनी के लिए आई है, कहाँ से? एरोटा से, और इसकी एक ब्रांच है जिसको हम क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि कहाँ इंटर करती है? बोमेन कैप्सूल में क्या करती है? इंटर करती है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल में फर्दर कई ब्रांच में क्या होती है? डिवाइड होती है, कैपिलरी का नेटवर्क बनता है अंदर। ये जो कैपिलरी का नेटवर्क आपको अंदर बना है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और यहाँ से जो बाहर निकलती है उसको हम, बाहर निकलने वाली आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? इफरेंट, इफरेंट आर्ट्रियोल। देखो आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल, एफरेंट, इफरेंट। अब यहाँ पर डिफरेंस है थोड़ा है, जो इफरेंट आर्ट्रियोल है इसका जो नेटवर्क है वो थोड़ा, इसका जो डायमीटर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इफरेंट। ये जो एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन है इसका बेनिफिट क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने में इसका बेनिफिट है। क्लियर? तो एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर जाके डिवाइड होती है काफ़ी सारी कैपिलरी में, अंडरस्टैंड्स? और यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर जो ब्लड है वो कैपिलरी से फिल्टर होकर यहाँ पर आता है इधर नीचे। तो यहाँ पर जो इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। यहाँ पर जो नेट प्रेशर है वो बच्चों कितना होता है आपको बता दूं मैं? 10 mmHg, यानी इस प्रेशर से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। वैसे यहाँ पर देखो ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल इसके अंदर तो 60 mm प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पर जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हो रहा है, अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रही है और यहाँ पर ऑलरेडी जो फिल्ट्रेट है वो उसको अपोज करेगा, तो इस 20 के आसपास तो इसका होता है। और ब्लड के अंदर जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है, उनका भी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या करता है? अपोज करता है किसको? फिल्ट्रेशन को। वो कितना होता है? 30। यानी कि आपको इतना याद रखना कि जो नेट प्रेशर है जिससे यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है वो कितना होता है? 10 mmHg, यानी इस प्रेशर से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, याद रखना। ठीक है, अभी जो फिल्ट्रेट है यहाँ पर आ गया, ये अब आगे जाएगा, किस में जाएगा? पीसीटी में जाएगा, अगले पार्ट में, फिर अगले पार्ट में। अभी जो फिल्ट्रेट है
इस फिल्ट्रेट यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है उसका जो रेट है वो है 125 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 125 ml फिल्ट्रेट यहाँ पर फिल्टर हो जाता है, छन जाता है, नीचे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ब्लड से निकल के यहाँ पर बाउमैन कैप्सूल की यहाँ पर दोनों वाल के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो 125 ml GFR कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये है नॉर्मल हेल्दी पर्सन का 125 ml, चलिए। जबकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो होती है इससे आर्ट्रियोल से वो होती है 1 मिनट में 625 ml, और फिल्ट्रेशन कितना होता है 125 ml। तो इसका हम अगर फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना फ्रैक्शन, जितना ब्लड आया था उसका कितना फ्रैक्शन फिल्ट्रेट हुआ है, तो वो करीबन आपका 19 या 20% ही निकलेगा, याद रखना। तो जो भी ब्लड यहाँ पर सप्लाई हो रहा है उसका 19 से 20% भाग क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट। अभी जो फिल्ट्रेट है इसकी कंपोजिशन और ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन लगभग क्या होती है, सेम होती है, आइसोटोनिक होते हैं। ब्लड के अंदर एक तो सेल्स, ब्लड सेल्स और जो मेजर प्रोटीन हैं उनको छोड़ के सब कुछ यहाँ पर क्या हो जाता है, फिल्टर। ब्लड का सारा भाग क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। यानी कि इस फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीज़ यूजफुल हैं, और बाहर किसको निकालना हमने, केवल वेस्ट को, जो चीज़ वेस्ट है, जैसे खासकर नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया, उसको बाहर निकालना है। और यहाँ पर इस फिल्ट्रेट में तो काफ़ी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब वो अब क्या होंगी, यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्यूबुलर पार्ट है इनके अंदर वो क्या होंगी, रीअब्जॉर्ब होंगी। क्या होंगी, रीअब्जॉर्ब्स। तो एक तो ये आपका पहला यूरिन फॉर्मेशन में पहला तो पार्ट आपका होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये तो आपका हो गया है कैसे फिल्ट्रेट होता है। सेकंड पार्ट है रीअब्जॉर्प्शन। जो भी फिल्ट्रेट में यूजफुल चीज़ है वो सारी क्या हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब। जैसे एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, हार्मोन्स, ड्रग्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इंपॉर्टेंट्स, वाटर, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, ओके। और जो ये ट्यूबुलर सेल हैं, जो ये सेल होती हैं, अब ये जो रीअब्जॉर्ब कहाँ जाएगा, ये जो आपको दिखा रहा है कि इफरेंट आर्टियोल जो होती है पूरा नेटवर्क बनाती है यहाँ पर पूरा, तो ये जो रीअब्जॉर्ब होकर इसी जो आर्टियोल इसी के अंदर चला जाएगा। और आयनिक बैलेंस बनाए रखने के लिए ये जो सेल है यहाँ पर ट्यूबुलर सेल, ये कुछ सेक्रेट भी करती है। जो तीसरा जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, सेक्रीशन, ठीक है। तो आयनिक बैलेंस बनाए रखने के लिए सेक्रेशन भी क्या है, जरूरी। जैसे सोडियम ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लिया तो पोटेशियम क्या कर दिया, सेक्रेट कर दिया, एच आयन सेक्रेट कर दिया, अमोनिया सेक्रेट कर दी, ठीक है। तो जो भी हार्मफुल है, जो यूजफुल है, उसको सेक्रेट कर दिया जाता है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किस में होता है, पीसीटी के अंदर होता है, याद रखना बच्चों। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स के अंदर मैक्सिमम यानी कि 65 से 70% रीअब्जॉर्प्शन अकेला किसमें होता है, पीसीटी में होता है। जो भी मैक्सिमम वाटर यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है, जो भी इंपॉर्टेंट्स आयंस हैं, इंपॉर्टेंट्स ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सारे सारे यहाँ पर क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन। और जो रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली होती है और एक्टिवली होती है, दोनों तरीके से होती है, और कुछ फैसिलिटेड भी होती है, याद रखना, ठीक है। जैसे वाटर पैसिवली होता है, ग्लूकोज एक्टिवली होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले के देखो, एक ये नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्स, और इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्स। तो नीचे जाने वाला क्या कहलाता है, डिसेंडिंग, और ऊपर आने वाला क्या कहलाता है, असेंडिंग। तो यहाँ से थोड़ा बहुत क्या रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर, क्योंकि लूप ऑफ हेनले का ये थिक पोर्शन है, नीचे थिन पोर्शन से क्या रीअब्जॉर्ब होता है, याद रखना, वाटर। और फिर ये जो पोर्शन है ऊपर वाला थिक पोर्शन, इसका यहाँ से कुछ आयन, सोडियम क्लोराइड, इस तरह के कुछ आयन्स यहाँ पर क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं, ओके। यानी कि सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन किस में होता है, लूप ऑफ हेनले में। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल। यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है वहाँ पर सेक्रेशन भी होता है, याद रखना, आयनिक बैलेंस के लिए। अब यहाँ पर जो डीसीटी के अंदर एक खास बात याद रखना, डीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल होती है। कंडीशनल यानी कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। जैसे बॉडी में पानी की कमी है, ज़्यादा कमी है, तो यहाँ पर वाटर क्या हुआ, रीअब्जॉर्ब होगा, ताकि किडनी से पानी जो है किडनी से बाहर कम से कम जाए, बॉडी के अंदर पानी बना रहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होगा तभी तो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा ना, आयन ऑस्मोटिक पोटेंशियल बनाएगा सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम आयन, फास्फोरस और वाटर, यहाँ पर सबकी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। और यहाँ पर जो ये सेल होती हैं, जो लाइनिंग दिखा रखी है यहाँ पर सेल, और ये सेल काम करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पर कई तरह के हार्मोन्स काम करते हैं, जैसे एडीएच है, ठीक है। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा।
एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा, दूसरे हार्मोन्स कुछ फास्फोरस को रीअब्जॉर्ब कराएंगे। तो यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कंडीशनल है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी कैसी रीअब्जॉर्प्शन होती है, कंडीशनल। उसके बाद फिल्ट्रेट यहाँ आ जाएगा, और जो ये फिल्ट्रेट है यहाँ पर फिर ये कलेक्टिंग जो डक्ट है, इस तरह के कई कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक बड़ी डक्ट बनाएंगी, डक्ट ऑफ बेलिनी, और वो डक्ट जाके रीनल पेल्विस से होती हुई फिर कहाँ पर इंटर कर जाएगी, आपको यूरेटर में इंटर कर जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना आप, जो यहाँ पर फिल्ट्रेट था, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट की ऑस्मोटिक पोटेंशियल 300 ऑस्मोस पर लीटर होती है, 300 ऑस्मोस पर लीटर, यानी कि जो हमारे ब्लड की होती है वही होती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है इसकी कितनी होती है, 1200 ऑस्मोस पर लीटर। यानी जो फिल्ट्रेट, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है उसमें देखो कितना डिफरेंस है। यहाँ पर 1200 ऑस्मोस पर लीटर, यहाँ पर 300 ऑस्मोस। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट लास्ट तक क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड, यानी उसके अंदर से मैक्सिमम वाटर क्या कर लिया गया, रीअब्जॉर्ब्स। तो ये गाढ़ा होकर निकल रहा है पूरी तरह से, पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी है। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक, यानी कि जो यूरिन हम निकालते हैं वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है एक प्रकार से। उसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ पर कितनी है, 1200 ml होती है। और जबकि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है उसकी क्या होती है, 300 ml। इसका मतलब रास्ते में बहुत सारा पानी क्या हो गया है, रीअब्जॉर्ब हो गया है। तो याद रखना, तो ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर। क्लियर? तो आपका 10th लेवल का स्टैंडर्ड है, तो आपका बेसिक इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर भी बच्चों एक्सक्रीशन होता है, प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं। बेशक प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर डेड टिश्यू ज़्यादा होते हैं, लिविंग टिश्यू कम होते हैं। प्लांट एक ही जगह रहते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है, वेस्ट कम बनते हैं, लेकिन वेस्ट बनते जरूर है, क्योंकि आपको मालूम है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म वेस्ट तो बने ही बनेंगे सेल में। तो प्लांट के अंदर कोई स्पेशल सिस्टम तो है नहीं, जैसे हमारे अंदर होता है किडनी सिस्टम, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो प्लांट अपना वेस्ट कैसे निकालते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। जैसे लीव्स के द्वारा, मान लो प्लांट्स में जो पुराने लीव्स होते हैं, ओल्डर लीव्स गिरने वाले होते हैं, तो उनके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ हैं, एक्स्ट्रा आयंस जो वेस्ट है उनके अंदर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और लीव्स जब टूट के नीचे गिरते हैं तो वो उनके साथ चला जाता है। तो प्लांट्स कैसे कराते हैं, बाई फॉलिंग लीव्स। फॉलिंग लीव्स, जो पत्ते गिरते हैं उनके द्वारा वेस्ट निकलता है। बाई फॉलिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स के द्वारा, जैसे यहाँ पर एक फ्रूट्स का नाम है याम प्लांट है, ये याम प्लांट। तो याम प्लांट के अंदर कुछ सॉलिड वेस्ट बाहर निकलते हैं फ्रूट्स की सरफेस से, जिनको हम क्या बोलते हैं, रैफिड। क्या बोलते हैं, रैफिड्स। तो याम प्लांट जमीनकंद का प्लांट होता है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको रैफिड्स बोलते हैं। तो वो वेस्ट होते हैं, उनके द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा अपना वेस्ट ये बाहर निकलता है, ठीक है। बार्क, बाई फॉलिंग बार्क, जो छाल होती है पौधे की, छाल, जो छाल निकलती रहती है ना, आती रहती है, तो छाल के द्वारा भी अपना वेस्ट प्लांट्स निकालते रहते हैं, ओके। और बाई रूट्स इन सोयल, जो रूट्स एयर होते हैं उनके द्वारा भी कुछ टॉक्सिक वेस्ट सोइल के अंदर निकलते रहते हैं। और प्लांट्स आपने देखा हुआ रेजिन्स निकालते हैं, गम्स निकालते हैं, इस तरह के कई सारे सब्सटेंस निकालते हैं। सारे प्लांट्स के लिए क्या वेस्ट हैं जो प्लांट्स बाहर निकालता है। तो प्लांट के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है, बशर्ते प्लांट्स में कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स अपना खुद का अलग अलग सिस्टम, अलग अलग मैकेनिज्म्स ऑपरेट करते हैं। इस प्रकार प्लांट्स में वेस्ट बाहर निकलता रहता है। एक और है, ये टेक्निक आपने सुनी होगी, डायलाइसिस। अगर किसी पर्सन की, अगर किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाए बच्चों, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो दो सॉल्यूशन हमारे पास है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है शॉर्ट टर्म के लिए, और एक परमानेंट सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म के लिए। तो डायलिसिस शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्यूशन है, थोड़े समय के लिए हम पेशेंट को इस टेक्निक से बचा सकते हैं। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो डायलिसिस में क्या होता है, मान लो किसी आदमी की किडनी फेल हो जाती है बच्चों, किसी आदमी की किडनी फेल हो जाती है, तो वहाँ पर तो एक मशीन होती है, डायलिसिस मशीन होती है, ठीक है। तो इस मशीन में क्या होता है आपको बता दूं मैं, ये मैंने एक डिवाइस दिखाई आपको इस तरह से। ये जो मैं क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, ये एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाई है हमने। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेलुलोज या इस तरह के सब्सटेंस की बनी होती है। ये सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव
परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी होती है, सेलुलोज की या किसी दूसरे सब्सटेंस की, ठीक है, ओके। और यहाँ पर इसके बाहर एक फ्लूइड भरा होता है, ये फ्लूइड यहाँ से इंटर करवाते हैं हम प्रेशर से। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड्स, डायलाइजिंग फ्लूइड्स। और ये फ्लूइड्स यहाँ से बाहर निकलता रहता है, ठीक है, यहाँ पर ये खराब होकर निकलता है, इम्प्योर, यहाँ पर डालते हैं यहाँ से। इस फ्लूइड के अंदर, इस फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो हमारी ब्लड प्लाज्मा के जैसे ही होती है, बस इस फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते, यूरिया नहीं होता, जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो नहीं होते, और लगभग हमारी जो ब्लड की प्लाज्मा वैसी ऑस्मोटिक पोटेंशियल होती है। तो क्या करते हैं, ये फ्लूइड यहाँ से चलता रहता है और इसके अंदर हमने क्या डाल रखी है कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो जिस व्यक्ति की किडनी फेल हो चुकी है उसकी जो आर्टरी होती है, यहाँ पर आर्टरी से कनेक्शन करते हैं इसमें, यहाँ से आर्टरी से रास्ते में यहाँ पर पंप लगा देते हैं ताकि प्रेशर से जा सके। आर्टरी से ब्लड क्यों लेते हैं, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड तेज गति से बाहर आता है। ब्लड को हम इससे पास करवाएंगे इस मेम्ब्रेन के अंदर से। तो आपको मालूम ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, और प्लाज्मा की कंसंट्रेशन और बाहर जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन लगभग बराबर है, बस बाहर जो फ्लूइड उसमें क्या नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते, और अंदर प्लाज्मा में क्या होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट। तो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो बाहर आते रहते हैं, यानी इस मेम्ब्रेन से जो यूरिया है वो बाहर निकल आएगा, और ये फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है तो यूरिया जो है यहाँ से बाहर निकलता रहता है और ये फ्लूइड चलता रहता है। उसके बाद इसमें ये जो मेम्ब्रेन है इसका फिर कनेक्शन हम किससे करते हैं, वेन से। तो यहाँ से कनेक्शन करके वेन में जोड़ देते हैं, ये वेन है और ये क्या है, आर्टरी। तो यानी कहने का मतलब है कि आर्टरी से ब्लड लेते हैं और वेन में डालते हैं, तो आर्टरी से ब्लड जाता रहेगा और साफ होकर वापस वेन में आता रहेगा। वेन में इसलिए डालते हैं क्योंकि वेन में प्रेशर क्या होता है, कम, अपोजिशन प्रेशर नहीं होता ज़्यादा, आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए आर्टरी से ब्लड लेते हैं और किस में डालते हैं, वेन में डालते हैं। क्लियर। तो जब तक ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, जब तक परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो परमानेंट तो किडनी ही, पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी और उसके लिए एक सूटेबल डोनर की आवश्यकता होती है। खासकर जो फैमिली के मेंबर होते हैं उन्हें किडनी मैच करती है, मतलब रिलेटिव की किडनी ज़्यादा मैच करती है। एक तो किडनी मैच करती है, किडनी के ऊपर कुछ एंटीजेंस, कुछ प्रोटीन्स होती है वो मैच होने चाहिए, और एक ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, तब किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकती किसी किडनी किसी में हम ट्रांसप्लांट करते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैचिंग होती है पहले, टिश्यू मैचिंग, ब्लड मैचिंग, तब जाके ओके, उसके बाद कुछ ड्रग्स लेनी पड़ती है ताकि इम्यून सिस्टम थोड़ा स्लो रहे, तब जाके ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, कामयाब होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सक्रीशन का पार्ट इतना ही है, 10th लेवल में आपका खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू लॉट।